जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइकोलॉजी का फुल मॉक टेस्ट लेके आए हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के हम लोग क्लास में करने वाले हैं और साइकोलॉजी का हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका। जीके का 20 क्वेश्चन रहेगा और साइंस का 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी कि टोटल हम लोग 130 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है। सभी का हम आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी कोई कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल सकेगा आप लोग की तैयारी किस लेवल का है या नहीं है। ठीक है, और आप लोग का पेपर 3 का एग्जामिनेशन डेट कब कब है, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कब कब आप लोग का डेट है आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। और इस वीडियो को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए होंगे, शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जान सके कि आप लोग का साइकोलॉजी का प्रश्न किस प्रकार का आने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ये सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, है ना। एंड इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब इसी प्रकार का आप लोग वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा खा पी लीजिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा वीडियो जो क्लासेस है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज की देखिए क्वेश्चन है, देखिए बचपन में सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बचपन में सीखने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से कौन है बताइए? शिक्षक, माता पिता, सहपाठी या फिर स्वयं? तो देखिए बचपन का सबसे शिक्षक कौन होता है? वो माता पिता होता है। जन्म लेता है तो क्या स्कूल या कॉलेज चल जाता? नहीं जाता, वो कहाँ रहता? अपने माता पिता के पास रहता है। इसीलिए ये कहा गया बचपन सबसे सीखने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है ना, वो उसका माता पिता। सबसे पहला गुरु कौन होता है इंसान का? माता पिता ही होता है। ठीक है, माता पिता ही उसको जैसा शिक्षा देगा वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अपने बाल बच्चों को अच्छे परवरिश कीजिएगा। भले ही 3 टाइम में 1 टाइम का खाना कम खाना पड़े, लेकिन अपने बाल बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सेकेंड नंबर में बाल विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सिगमंड फ्रायड ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोट्स्की ने, एरिक एरिक्सन ने? तो बताइए किसने किया था? तो ये जीन पियाजे ने किया था। ठीक है, इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे। चलिए नेक्स्ट है, अवधारणात्मक विकास का मुख्य सिद्धांतकार कौन है? बताइए अवधारणात्मक विकास का मुख्य सिद्धांतकार कौन है? थॉर्न, डाइक, जीन पियाजे, क्या है, पावलोव, स्किनर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न आप सभी को दिया हुआ है, क्या बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रभावित होती है? आनुवंशिकी के द्वारा या फिर पर्यावरण के द्वारा, शिक्षक द्वारा, फिर ये सभी के द्वारा? तो देखिए बच्चों में भाषा की जो प्रभावित होता है ये आप लोग का शिक्षा के द्वारा है। जैसा उसको शिक्षा मिलेगा वो बच्चा भी उसी तरह करने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है, किस मनोवैज्ञानिक ने मॉडलिंग या प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवधारणा दी है? पावलोव ने, स्किनर ने, बंडूरा ने, मास्लो ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बंडूरा, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी बोल रहे हैं 6 नंबर में, मोटिवेशनल थ्योरी में हायरार्की ऑफ नीड्स किसने प्रस्तुत की? एरिक्सन ने, पियाजे ने, मास्लो ने, फ्रायड ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर यानी कि मास्लो ने। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी का दिया हुआ है 7 नंबर में, कौन सी तकनीक बच्चों में सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए उपयोग की जाती है? बताइए कौन सी तकनीक बच्चों में सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है?
और ऑपरेट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, स्वयं संकल्पना का विकास कब होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कता में, वृद्धावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। और सबसे कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था को ही, ठीक है। उस समय बच्चा अपने परिवार वालों को ज़्यादा अपने दोस्त यारों को महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट है, किसे विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को, जॉन वाटसन को, या फिर जीन पियाजे को, या फिर एरिक एरिक्सन को? तो बताइए किसे विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर में। किस अवधि में संज्ञानात्मक विकास सबसे तेजी से होता है? बताइए किस समय में संज्ञानात्मक विकास जो होता है सबसे तेज रफ्तार से होता है? बचपन में, या फिर किशोरावस्था में, या फिर वयस्कता में, या फिर वृद्धावस्था में? तो बताइए कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बचपन में ही होता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, 10 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किस बचपन। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में, मानव व्यवहार का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? बताइए मानव व्यवहार का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर डी में दिया हुआ इन सभी के क्षेत्र में। तो बताइए हम लोग का 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि इन सभी के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कौन सा कारक मानव व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है? बताइए कौन सा ऐसा कारक है जो कि मानव व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इफेक्टिंग करता है? आनुवंशिकी, पर्यावरण, शिक्षा, या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि मानव व्यवहार को देखिए आनुवंशिकी भी प्रभावित करता है, पर्यावरण भी, उसका एनवायरनमेंट कैसा, आसपास का कैसे लोग रहते हैं, कैसे खान पान है, उसका परिवार कैसा है, ये सब बहुत ही बड़ा मैटर करता है। शिक्षा कैसा मिल रहा है, इन सभी का उसके देखिए आनुवंशिकी से भी प्रभावित होता है मानव व्यवहार, पर्यावरण से भी और शिक्षा से भी। शिक्षा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर में, कौन सा सिद्धांत मानता है कि मानव व्यवहार का अधिकांश हिस्सा अवचेतन मन में निहित होता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मानववादी सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर में, प्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बताइए प्रेरणा का एक मोटिवेशन का थ्योरी किसने दिया था, सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, मास्लो ने, पियाजे ने, या फिर बंडूरा ने? तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्लो, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव किस प्रकार काम करता है? बताइए मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव किस प्रकार कार्य करता है? प्रेक्षण के माध्यम से, या फिर बी में दिया आनुवंशिकी के माध्यम से, या फिर सी में दिया हुआ है बायोलॉजिकल कारकों के माध्यम से, या फिर डी में दिया हुआ है कोई भी नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए 15 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी कि प्रेक्षण के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए मानव व्यवहार में रीइंफोर्समेंट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? पावलोव ने, फ्रायड ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? आनुवंशिकी, परिवार, शिक्षा, समाज? तो व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक जो हो जाएगा ये आप लोग का परिवार हो जाएगा। वही आप लोग बताए, परिवार जैसा रहेगा बच्चा का व्यवहार भी वैसा रहेगा, उसका एक्टिविटी उसी तरह रहेगा, उसके घर के लोग अशिक्षित रहेंगे, उसको बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं करेंगे, अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चा भी उसी तरह निकल जाएगा। इसलिए बच्चे को अच्छे तरीके से
शिक्षा दिया जाना चाहिए बचपन में। चलिए नेक्स्ट है, मानव व्यवहार में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, फ्रायड ने, एरिक्सन ने। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग इसका बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग फटाफट इसका और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार प्रेक्षण और अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 19 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर में, मानव व्यवहार में फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया किससे संबंधित है? सामाजिक स्थिति से, जीव वैज्ञानिक प्रतिक्रिया से, या फिर सांस्कृतिक प्रभाव से, या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रिया से। तो हम लोग का 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जीव वैज्ञानिक प्रतिक्रिया से। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 20 का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवंशिकी कारक, पर्यावरण, शिक्षा, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ये सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, चलिए, भाषा अधिगम में क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की? नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रेसन, एरिक लेनेनबर्ग, वाइगोत्स्की। तो हम लोग किसका राइट आंसर हो जाएगा? एरिक लेनेनबर्ग। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 23 नंबर में, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपनी मातृभाषा को इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट के माध्यम से सीखते हैं? नेटिविस्ट थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, सामाजिक संबोधात्मक थ्योरी, संज्ञानात्मक थ्योरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर में, प्रत्येक भाषा में सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर की अवधारणा किसने दी? जीन पियाजे ने, नॉम चॉम्स्की ने, एलिजाबेथ स्वेल्के ने, डेनियल एवरेट ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि चॉम्स्की ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर में। देखिए दिया हुआ है आप सभी का, संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग और डिकोडिंग किसके लिए और किसके द्वारा किया जाता है? स्रोत और प्राप्तकर्ता, संदेश और चैनल, या फिर प्रतिक्रिया और फीडबैक, या फिर अवरोध और शोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन, यानी कि स्रोत और प्राप्तकर्ता। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, संप्रेषण में नॉइज का क्या अर्थ है? संदेश का स्रोत, संदेश का चैनल, संदेश में विकृति, और संदेश की प्रतिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि संदेश की विकृति। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 27 नंबर में देखिए दिया हुआ, भाषा अधिगम में सामाजिक संबोधात्मक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? आनुवंशिक क्षमता पर, पर्यावरणीय प्रभाव पर, संज्ञानात्मक विकास पर, सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत पर। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए 28 में आपका दिया हुआ है, कौन सा घटक संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है? संदेश, फीडबैक, प्रतिक्रिया, फिर पाठ्यक्रम। कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर पाठ्यक्रम, जो कि ये नहीं है संप्रेषण का भाग। नेक्स्ट चलिए 29 नंबर में देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार भाषा और संप्रेषण का विकास सोशल इंटरेक्शन से प्रभावित होता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक संबोधात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि सामाजिक संबोधात्मक सिद्धांत। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है
देखिए 30 नंबर में दिया हुआ है भाषाई अवधारणाओं में मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है। शब्दों की संरचना और निर्माण, ध्वनियों का अध्ययन, वाक्यों की संरचना या फिर अर्थ का अध्ययन। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि शब्दों की संरचना और निर्माण। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 31 नंबर में सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। सामाजिक संरचनाओं में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, या फिर शिक्षा में सुधार, या फिर आर्थिक विकास, या फिर राजनीतिक परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सामाजिक संरचनाओं में समय के साथ होने वाले परिवर्तन। राइट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर में। 32 नंबर में देखिए दिया हुआ कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्य या फिर सभी। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 33 नंबर में सामाजिक परिवर्तन का आविष्कार और अन्वेषण किसने परिभाषित किए। विलियम एफ ऑगबर्न ने, टालकोट पार्सन्स ने, मैक्स वेबर ने, एंथनी गिडेंस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि विलियम एफ ऑगबर्न। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को विकास और उत्थान के रूप में दिखता है। संघर्ष सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मकतावाद, समाजशास्त्र विकासवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। तो हम लोग का 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि समाजशास्त्रीय विकासवाद। राइट, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक लेख की अवधारणा किसने दी। मैक्स वेबर ने, विलियम एफ ऑगबर्न ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर एमिल दुर्खिम ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम एफ ऑगबर्न। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन थी। औद्योगिक क्रांति किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन थी। धीमा परिवर्तन, त्वरित और मौलिक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन, या फिर डी में दिया हुआ रैखिक परिवर्तन। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि त्वरित और मौलिक परिवर्तन। राइट, नेक्स्ट चलिए देखिए नेक्स्ट में आप लोगों को दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, पाल पार्सन्स ने, एंथनी गिडेंस ने। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है। पारंपरिक समाज में आधुनिक समाज में परिवर्तन, कृषि समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन, आर्थिक विकास, या फिर डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आर्थिक आधुनिकीकरण का यह मतलब होता है पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में बदलना, परिवर्तन हुआ। कृषि समाज से औद्योगिक समाज में बदलना, आर्थिक विकास, ये सब आधुनिकीकरण का उदाहरण है, अर्थ है। राइट, नेक्स्ट चलिए 39 नंबर में कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन को रोक सकता है। कौन सा ऐसा कारक है जो कि सामाजिक परिवर्तन को भी रोक सकता है। सांस्कृतिक अवरोध, सामाजिक आंदोलन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी। तो बताइए इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। सांस्कृतिक जो ये अवरोध है इससे क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन रोक सकता है। राइट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होता है। संरचनात्मक कार्यात्मकतावाद, बी में दिया हुआ प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, सी में दिया हुआ संघर्ष सिद्धांत, डी में दिया हुआ समाजशास्त्र विकासवाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम मतलब क्या होता है बताइए। ज्ञान का हस्तांतरण, या फिर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, या फिर सूचना का संचय, या फिर मानसिक विकास। तो ये जो होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अधिगम मतलब क्या हो, सीखना।
है ना। सीखेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली व्यवहार में परिवर्तन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर में, किस मनोवैज्ञानिक ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया? बताइए, किस मनोवैज्ञानिक ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया? B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने, इवान पावलोव ने, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इवान पावलोव। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 42 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन वाटसन ने, B.F. स्किनर ने, सिगमंड फ्रायड ने, या फिर डी में दिया कार्ल जंग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका B.F. स्किनर। चलिए नेक्स्ट है 44 में, किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रेक्षण और अनुकरण के माध्यम से होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, अधिगम में इन्फोर्समेंट का महत्व किसने बताया? पावलोव ने, स्किनर ने, बंडूरा ने, या फिर पियाजे ने। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का स्किनर, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है, अधिगम के किस प्रकार में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अप्रत्यक्ष अधिगम, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, प्रेरक अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रेरक अधिगम। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जीन पियाजे ने, सिगमंड फ्रायड ने, एरिक एरिक्सन ने, लेव वाइगोत्स्की ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जीन पियाजे ने। नेक्स्ट देखिए, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? जीन पियाजे ने, B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, लेव वाइगोत्स्की ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अधिगम सिद्धांत में अनुकरण और मॉडलिंग महत्वपूर्ण है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, अधिगम में अनुभूति का महत्व किसने बताया? पावलोव ने, स्किनर ने, पियाजे ने, फ्रायड ने। तो हम लोग को 50 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, यानी कि पियाजे ने। बताइए अभी 50 तक में आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, क्योंकि तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो ईमानदारी खुद में होना चाहिए। बिना ईमानदारी का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इसलिए ईमानदारी होना जरूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया परिभाषा कौन सी है? त्वरित गणना की क्षमता, नवीन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, मेमोरी की तीव्रता, भाषा की धारा प्रवाहता। तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का क्या हो जाएगा? तो नवीन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, राइट। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सामान्य बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड बिन्ने ने, हावर्ड गार्डनर ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, रॉबर्ट अस्टनबर्ग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने, है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? 4, 5, 7 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए,
कौन सी बुद्धि का संबंध संख्यात्मक और तार्किक समस्याओं को हल करने से है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी? हावर्ड गार्डनर ने, डेनियन गोलेमन ने, चार्ल्स स्पियरमैन ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि डेनियन गोलेमन, है ना। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है, बुद्धि परीक्षण के लिए बीनेस साइमन स्केल किसने विकसित किया? डेविड वेक्सलर ने, चार्ल्स स्पियरमैन ने, अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने, या फिर लुइस टर्मन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर में, 3 स्तरीय बुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड बिन्ने ने, हावर्ड गार्डनर ने, चार्ल्स स्पियरमैन ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है, कौन सा कारक बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिकी, पर्यावरण, शिक्षा या फिर सभी? तो हम लोग का 58 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, है ना। आनुवंशिक भी बुद्धि को प्रभावित करता है, पर्यावरण भी, शिक्षा भी। इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो होगा 58 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बुद्धि की तरल और अस्फटिकीय प्रकार किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, हावर्ड गार्डनर ने, रेने केटल ने, चार्ल्स स्पियरमैन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि रेने केटल ने, राइट। नेक्स्ट चलिए, बुद्धि के परीक्षण में आईक्यू का क्या अर्थ होता है? इंटेलिजेंस क्वांटम, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इंटीग्रल क्वालिटी, इंटीग्रल क्वांटम। तो हम लोग किसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर में, स्मृति का मापन करने के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? आईक्यू टेस्ट, वर्बल फ्लुएंसी टेस्ट, डेलिस काफलान एग्जीक्यूटिव फंक्शन सिस्टम, या फिर वेस्टलर मेमोरी स्केल। तो हम लोग 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि वेस्टलर मेमोरी स्केल, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्मृति के परीक्षण में फ्री रिकॉल का क्या मतलब है? दी गई जानकारी से सही उत्तर चुनना, जानकारी को बिना किसी संकेत को याद करना, या फिर जानकारी को फिर से पहचानना, या फिर दी गई जानकारी के साथ मेल खाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जानकारी को बिना किसी संकेत को याद करना, यही हम लोग का क्या है? स्मृति है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन और मेमोरी टेस्ट किस प्रकार की स्मृति का मापन करता है? दीर्घकालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दृश्य स्मृति, या फिर श्रवण स्मृति। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य स्मृति, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्किंग मेमोरी का परीक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? डिजिट स्पेन टेस्ट, वर्बल फ्लुएंसी टेस्ट, विजुअल पैटर्न टेस्ट, या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन सभी। चलिए नेक्स्ट है, स्मृति के मापन में रिकॉग्निशन टेस्ट का क्या उपयोग होता है? जानकारी को याद करना, दी गई जानकारी से सही उत्तर चुनना, नई जानकारी सीखना, या फिर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि दी गई जानकारी से सही उत्तर चुनना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर में,
किस स्मृति परीक्षण में व्यक्ति को एक कहानी पढ़ने के बाद उसकी जानकारी को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है? वर्बल लर्निंग टेस्ट, नैरेटिव मेमोरी टेस्ट, प्रोसीजरल मेमोरी टेस्ट, एपिसोडिक मेमोरी टेस्ट। तो इसका जो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नैरेटिव मेमोरी टेस्ट। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है, स्पान ऑफ अप्रीहेंशन टेस्ट किस प्रकार की स्मृति का मापन करता है? दीर्घकालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, संवेदनात्मक स्मृति या फिर प्रोसीजरल स्मृति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेदनात्मक स्मृति, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सीरियल पोजीशन इफेक्ट किस स्मृति घटना को वर्णित करता है? पहले और अंतिम मदों को बेहतर याद रखना, मध्य की मदों को बेहतर याद रखना, सभी मदों को समान रूप से याद रखना, या फिर कोई भी नहीं। तो हम लोग का 68 का बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि पहले और अंतिम मदों को बेहतर याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर। देखिए, किस स्मृति परीक्षण में व्यक्ति को एक सूची में से वस्तुओं को उनके क्रम में याद रखना होता है? डिजिट स्पेन टेस्ट, फ्री रिकॉल टेस्ट, ऑर्डर मेमोरी टेस्ट, पैटर्न रिकॉल टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? 69 का ए नंबर ऑप्शन, यानी कि डिजिट स्पेन टेस्ट। नेक्स्ट है, स्मृति के किस प्रकार में अतीत की घटनाओं और अनुभवों को याद रखा जाता है? प्रोसीड्यूरल मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। तो हम लोग का 70 का राइट जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 71 नंबर में, मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए, स्वाभाविक सेटिंग्स में व्यवहार के अध्ययन के लिए, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, नैदानिक निदान के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्वाभाविक सेटिंग में व्यवहार के अध्ययन करने के लिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग देखिए, प्रायोगिक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक नहीं है? स्वतंत्र चर, निर्भर चर, नियंत्रित चर, अवलोकनात्मक चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अवलोकनात्मक चर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, किस विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में गहन व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए किया जाता है? सर्वेक्षण विधि का, केस स्टडी विधि, सहसंबंध विधि, प्रायोगिक विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी विधि, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिभागियों के प्रभाव को कम करना, प्रयोगकर्ताओं के पक्षपात को समाप्त करना, सी में दिया हो ए तथा बी दोनों, या फिर डी में दिया हो केवल प्रतिभागियों के अंधकार में रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि ए तथा बी दोनों, यानी कि प्रतिभागियों के प्रभाव को कम करना, प्रयोगकर्ताओं के पक्षपात को समाप्त करना, ये सब इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट चलिए 75 नंबर में देखिए दिया हुआ है आपका, सर्वेक्षण विधि का उपयोग कब किया जाता है? बड़ी समूह के व्यवहार और दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के लिए, या फिर बी में दिया हुआ है देखिए किसी विशेष घटना का गहन विश्लेषण करने के लिए, या फिर देखिए सी में दिया हुआ प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, या फिर डी में दिया हुआ नैदानिक निदान के लिए। तो 75 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि बड़े समूहों के व्यवहार और दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सहसंबंधीय अध्ययन में सहसंबंध गुणांक का क्या मतलब है?
कारण और प्रभाव के बीच संबंध, दो चर के बीच मात्रात्मक संबंध, एक चर का मापन, सभी चर का स्वतंत्र विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो चर के बीच मात्रात्मक संबंध, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी पद्धति विशिष्टता के साथ किसी विशेष घटना या व्यक्ति के गहन विश्लेषण पर जोर देती है? केस स्टडी पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, प्रायोगिक पद्धति, सहसंबंध पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केस स्टडी पद्धति। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में प्राकृतिक अवलोकन का क्या उद्देश्य है? प्रयोगशाला में व्यवहार का अध्ययन, स्वाभाविक सेटिंग में बिना हस्तक्षेप के व्यवहार का अवलोकन, सी में दिया हुआ है मस्तिष्क के संरचना का विश्लेषण, डी में दिया हुआ मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो 78 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक सेटिंग में बिना हस्तक्षेप के व्यवहार का अवलोकन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 79 नंबर में, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रित समूह का उपयोग किस लिए किया जाता है? नियंत्रण चर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, बी में दिया हुआ स्वतंत्र चर के प्रभाव को मापने के लिए, सी में दिया हुआ निर्भर चर को नियंत्रित करने के लिए, डी में दिया सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए। तो हम लोग का 79 है ना, 79 ना 79 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? नियंत्रण चर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग बढ़ते हैं 80 नंबर में। देखिए 80 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक विकारों का निदान, व्यक्तियों की मानसिक क्षमता और गुणों का मापन, व्यक्तित्व का विश्लेषण, या फिर डी में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि मानसिक विकारों का अध्ययन, व्यक्तियों की मानसिक क्षमताओं और गुणों का मापन, और सी में दिया व्यक्तित्व का विश्लेषण, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का मुख्य घटक कौन सा है? संवेदना, व्यवहार, आवश्यकता, ज्ञान। तो हम लोग 81 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, यानी कि आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर में, देखिए दिया हुआ है, कौन सी सिद्धांत अभिप्रेरणा को जरूरतों के पदानुक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है? बीएफ स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत, अब्राहम मेस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, सी में दिया हुआ फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का प्रेरणा सफाई सिद्धांत, डी में दिया हुआ एल्डर फर का ERG सिद्धांत। तो हम लोग का इसका 82 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि अब्राहम मेस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के प्रकार कौन से हैं? अंतर्निहित और बाहरी, सकारात्मक और नकारात्मक, और सी में दिया अस्थायी और अस्थायी, डी में दिया है ये सभी। तो 83 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए, डी नंबर। ठीक है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। 83 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्व प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन किस प्रकार का अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाहरी अभिप्रेरणा, अंतर्निहित अभिप्रेरणा, आवश्यकता अभिप्रेरणा, या फिर सभी। तो 84 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? अंतर्निहित अभिप्रेरणा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, अभिप्रेरणा में ड्राइव का क्या महत्व है? मानसिक तनाव को बढ़ाना, आवश्यकता को कम करना, लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, निष्क्रियता को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 85 का बिल्कुल सी नंबर, यानी कि लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। यही है मोटिवेशन, है ना। मोटिवेट आदमी क्यों होता है, क्यों हो जाता है? ताकि वो अपने गोल की ओर चला जाए। ठीक है, अपने गोल पे फोकस किए, इसलिए जब मोटिवेट होता है तभी वो अपने गोल की ओर चला जाता है। राइट, नेक्स्ट चलिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में अर्जित आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बताइए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में अर्जित आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अब्राहम मेस्लो ने, डेविड मैक्लेलैंड ने, बीएफ स्किनर ने, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने।
तो इसका 86 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डेविड मैकक्लेलैंड। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन साइकिल में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है? आवश्यकता, उद्देश्य, संतुष्टि, परिश्रम। तो हम लोग का इसका बिल्कुल 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि परिश्रम ये नहीं है। राइट, नेक्स्ट चलिए, कौन सी अभिप्रेरणा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता पर जोर देती है? अंतर्निहित अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, बुनियादी अभिप्रेरणा। तो हम लोग का 88 का राइट आंसर हो जाएगा 88 का ए नंबर ऑप्शन, यानी कि अंतर्निहित अभिप्रेरणा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, प्रेरणा के संबंध में मूल्य की उम्मीद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अब्राहम मिस्लो ने, विक्टर ब्रोम ने, एडलर फर ने और वीएफ स्किनर ने। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि विक्टर ब्रोम। चलिए नेक्स्ट है, कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके बता देते जाइएगा, है ना। तो देखिए हम लोग का दो कारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी में कौन से दो कारक होते हैं? स्वच्छता और प्रेरक, आंतरिक और बाह्य, सकारात्मक और नकारात्मक, अस्थायी और अस्थायी। तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि स्वच्छता और प्रेरक। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार चिंतन विकास का पहला चरण कौन सा है? संवेदीगामी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि संवेदीगामी अवस्था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालक कौन सा कौशल विकसित करते हैं? प्रतीकात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, वस्तु अस्थायित्व या फिर संरक्षण। तो हम लोग का 92 का राइट आंसर हो जाएगा 92 का डी नंबर, यानी कि संरक्षण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों में कौन सा विशेषता देखी जाती है? आत्मकेंद्रितता, औपचारिक तर्क, हाइपोथेटिकल सोच, संवेदी अनुभव। तो हम लोग का 93 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रितता। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिन पियाजे के सिद्धांत में सामाजिक संदर्भ का महत्व किसने प्रस्तुत किया? वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने, एरिक्सन ने, पावलोव ने। तो हम लोग 94 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि वाइगोत्स्की ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जोन ऑफ अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? बच्चों के द्वारा पूरी तरह से हासिल की गई कौशल, या फिर बी में दिया हुआ बच्चों के द्वारा सहज रूप से सीखे गए नए कौशल, या फिर सी में दिया हुआ बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल किए गए कार्य, या फिर डी में दिया हुआ है देखिए बच्चों के द्वारा बड़ों की मदद से सीखी गई कौशल। तो बताइए 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों के द्वारा बड़ों की मदद से सीखे गए कौशल। राइट, चलिए नेक्स्ट है 96 नंबर में, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का चिंतन विकास सामाजिक संवाद और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी में दिया वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी में दिया हुआ स्किनर का व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 97 नंबर में देखिए, पियाजे के सिद्धांत में कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त और हाइपोथेटिकल समस्याओं का हल करना सीखते हैं? संवेदीगामी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 98 नंबर देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार
स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? बच्चों के खेल का निरीक्षण करना, बच्चों के लिए उपयुक्त समर्थन प्रदान करना, बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण करना, बच्चों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना। तो इसका 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि बच्चों के लिए उपयुक्त समर्थन प्रदान करना। चलिए राइट और नेक्स्ट है 99 नंबर। देखिए, पियाजे के अनुसार संतुलन का क्या अर्थ है? बच्चों के खेलने की प्रक्रिया, बच्चों के द्वारा अपनी गलतियों से सीखना, बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना में संतुलन बनाना, बच्चों के मानसिक विकास की दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक संरचना में संतुलन बनाना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, किसने यह प्रस्तावित किया कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 मुख्य चरणों में होता है? फ्रायड ने, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे ने। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑनर्स का हम लोग कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते हैं जीके की ओर। देखिए अब हम लोग जीके की पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग 101 में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली। और देखिए भाषा से आपका एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, और लिपि से एक प्रश्न रहेगा। तो बताइए हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा का देवनागरी लिपि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली। ठीक है, देखो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस भाषा में लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी का इस्तेमाल देखिए 120 भारतीय आर्य भाषाओं में किया जाता है। कितने? 120 भारतीय आर्य भाषाओं में किया जाता है, जिसमें से आप लोग हो गया हिंदी, नेपाली, मराठी, अवधी, नेवारी शामिल, ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट है 102 में निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा सीलिंग है? देखिए मुद्रा, राजधानी, ये सबसे आपका एक प्रश्न रहेगा। सूडान, सेशेल्स, सोमालिया, बेलीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया। ठीक है, सोमालिया की राजधानी सीलिंग है। ठीक है, तो देखिए सोमालिया का मुद्रा देखिए आपका हो गया सीलिंग हो गया। ठीक है, बात करते हैं सूडान की मुद्रा। सूडान की मुद्रा हो जाएगा आपका पाउंड, नोट डाउन करते जाइएगा, पाउंड हो जाएगा। देन बात करते हैं सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस की जो मुद्रा है ये रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम की मुद्रा है डॉलर, है ना, डॉलर है। चलिए नेक्स्ट है भारत और उसके जन्मदाता देश का गलत युग में बताना है ना। खेल और उसके जन्मदाता कौन सा गलत है? बिलियर्ड्स फ्रांस का जन्मदाता है, कबड्डी भारत का जन्मदाता है, मतलब भारत उसका जन्मदाता है, शतरंज का जन्मदाता रूस से, स्कूनर का जन्मदाता भारत है। कौन सा गलत है वो आप लोगों को छांटना है। तो देखिए शतरंज, ठीक है, शतरंज का ये जो रूस है ये नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको जानिए कैसे नहीं है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा बाद यानी कि 7वीं सदी में शुरू हुआ था। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचएस इस खेल को नियंत्रित करती है और हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता होता है। बिलियर्ड्स की देखिए जन्मदाता फ्रांस है, कबड्डी के जन्मदाता भारत है, स्कूनर के जन्मदाता भारत है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है। आप लोग के होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और देखिए आप लोग बता देना चाहिए भारत और भारत के पड़ोसी देश से आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींचा गया है। ठीक है, जो कि ये कब खींचा गया था? 1914 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए की संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में उद्देशिका के प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और देखिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय या भूमिका कहते हैं। नेक्स्ट है 106 नंबर में देखिए
मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कौन कर सकता है? जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ये रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। राइट, जब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत देखिए उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। वही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के लाभ ही अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तक के लिए भी रीट जारी कर सकता है। यानी कि रीट देखिए मूल अधिकार के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है, हाई कोर्ट बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है, स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी, विघटन द्वारा भी, है ना। तो देखिए किसी सत्र में प्रतिदिन बहुत सी बैठकें होती है ना, और इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे या फिर दिन या सप्ताह के लिए भी स्थगित किया जा सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का भी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, यानी कि राज्यसभा सभापति कौन है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 109 नंबर में। देखिए पंचायतों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? भारत की संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास, राज्य निर्वाचन आयोग के पास, भारत निर्वाचन आयोग के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल, यानी कि यह राज्य सरकार का विषय होता है। ठीक है, पंचायत चुनाव करवाना है, नहीं करवाना है, कानून बनाना है, क्या बनाना है, 75% महिलाओं को आरक्षण देना है कि पुरुषों को देना, यह सब राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। राइट, देखिए संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, यानी कि 20 लाख से जिस राज्य में जनसंख्या कम होगा वो वहाँ पे जो राज्य सरकार है वो वहाँ पे कानून नहीं बना सकती है। चलिए नेक्स्ट है 110 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य हड़प्पाई क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्तर से नहीं पाया गया? चावल, मटर, रागी, डीमदिया, जौ। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रागी। रागी की खेती का साक्ष्य हड़प्पाई क्षेत्र से नहीं पाया गया, यह दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है जो कि हड़प्पाई क्षेत्र से बाहर था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अभिलेख की गुप्तकाल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? सौराष्ट्र अभिलेख, दामोदरपुर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, करमंडा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सौराष्ट्र अभिलेख। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 112 नंबर में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही नहीं, कौन सा युग में गलत है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए बिलग्राम का युद्ध जहांगीर और मलिक अंबर के मध्य हुआ था, ये नहीं हुआ था, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिलग्राम की युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं धर्मत युद्ध का, जो कि औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में हुआ था। ये कब हुआ था? 1658 ईस्वी में धर्म युद्ध हुआ था। राइट, चौसा की युद्ध जो कि शेरशाह और हुमायूं के मध्य में हुआ था, ये कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ?
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 1908 ईस्वी में। ठीक है, देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्स फोर्ट की हत्या के लिए बम फेंका, जो कि श्रीमती प्रिंगल, ठीक है, प्रिंगल और उनकी पुत्री के गाड़ी पर पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। और उसके बाद ही खुदीराम को इस घटना के लिए मृत्युदंड की सजा मिला। खुदीराम बोस को उसके बाद फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर एनजी रंगा ने, या फिर राजकुमार शुक्ल ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा एनजी रंगा ने, है ना। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। पूछ देगा कि महात्मा जी को किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, चलिए, छोटा नागपुर पठार तथा शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्र कौन सा? एक द्रोणिका, गंगा का प्रदन से निर्मित, एक नत भ्रंशित प्रदेश, एक नत आवलित प्रदेश जिसमें गंगा द्वारा अवसाद का निक्षेपण हुआ है। तो इसका राइट आंसर एक नत भ्रंशित प्रदेश। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए छोटा नागपुर पठार एवं शिलांग पठार के बीच का क्षेत्र एक नत भ्रंशित क्षेत्र है। इसे हम लोग मालदा गैप या राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। और ये गंगा और उसका जो अलग अलग सहायक नदियाँ द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 117 नंबर। निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? कौन सा गलत है? अहमदाबाद साबरमती में है, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे, या फिर नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है, वो आप लोग बताना है। अहमदा नदी जो कि साबरमती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए हैदराबाद ये कृष्णा नदी नहीं बल्कि ये मूसी नदी के किनारे है। कौन सा नदी? मूसी नदी के किनारे। और कोटा चंबल नदी में नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग 118 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियाँ द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, है ना। देखिए यह भारत के सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और यह हल्के भूरे रंग की होता है और गठन में रेतीले से दोमट प्रकार की है। नेक्स्ट चलिए 119 में देखिए दिया हुआ है क्या, अरे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पादक है जो कि राज्य भारत में अबरक का, अरे क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसमें देखिए ये होगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट है देखिए 120 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि त्रिपुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 121 में। देखिए अब साइंस पोर्शन में आ जाते हैं हम लोग। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है? यूरेनियम, रेडोन, बिस्मथ, रेडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मथ, जो कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व है बिस्मथ। ठीक है,
इसीलिए सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सातवीं, अरे देखिए 122 नंबर में है, हेबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो हम लोग किसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि अमोनिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। देखिए कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो चटक जाता है, इसका क्या कारण है? शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, या फिर शीशे ऊष्मा का खराब चालक, या फिर शीशा अधातु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह फूट या टूट जाता है, क्योंकि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट चलिए 124 नंबर में। 124 नंबर में देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में नियामक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का, थोरियम का, जल का, प्लूटोनियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि जल का। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जल का रंग कैसा होता है। देखिए 125 में आपका दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। देखिए कूट का आप लोग दिया, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, इसको मिलाना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए मिला देते हैं, है ना। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो कि ये निकेल होगा, इसका ए का सेकेंड, और सोल्डर की बात करते हैं तो ये टीन हो जाएगा यानी कि बी का फर्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जो होगा आपका क्लोरीन। हाइपो की बात करते हैं ये सोडियम हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा, यानी कि सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं निकोटीन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, या फिर डाइऑक्सिन एवं बेंजीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 127 नंबर में देखिए दिया हुआ है, वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑडोलॉजी, जेरियाट्रिक्स, ऑन्टोलॉजी, एजियोलॉजी। देखिए एक अध्ययन के रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, साइंस से और आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि जेरियाट्रिक्स। ठीक है, जेरियाट्रिक्स बिल्कुल राइट आंसर। देखिए जेरियाट्रिक्स चिकित्सा शास्त्र की एक शाखा है और इसके अंतर्गत वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्तियों की बीमारियों और समस्याओं का निदान और समाधान किया जाता है। इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग और बीमार बुजुर्गों का व्यक्तियों को उपचार प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य की देखभाल करना होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, मेरिनो क्या है? भेड़, बकरी, सुअर या फिर घोड़ी। तो ये बता देना चाह रही है भेड़ है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भेड़। विश्व के कुल उत्पादन में लगभग 40%, विश्व के कुल उत्पादन में लगभग 40% योगदान मेरिनो नस्ल की भेड़ों में होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है 129। सेब का खाने वाला भाग कौन सा है? भ्रूणकोश, बीज पत्र, रसदार थैलामस, बाह्य फल भित्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर नहीं कि रसदार थैलामस। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेब के खाने योग्य भाग को पुष्पासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? खसरा, स्कर्वी। देखिए बीमारी से रिलेटेड आपका एक प्रश्न रहेगा तो बीमारी का इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट वगैरह होगा तो वहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ के आप लोग इसमें अच्छा खासा कर सकते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? खसरा, स्कर्वी, दमा, मधुमेह। तो इसका राइट आंसर है खसरा।
ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए खसरा। देखिए खसरा एक संक्रामक रोग है जो कि रूबेला वायरस के कारण होता है। पूछ देगा खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो ये रूबेला वायरस के कारण। और ये संक्रमित व्यक्तियों के नाक हो गया, मुंह या फिर गले से बूढ़ों के माध्यम से प्रेषित होता है। राइट, तो आज की हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और दोस्तों देखिए आप लोग का अगर आप लोग झारखंड मेरा सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है और मॉक टेस्ट तैयार किया गया। ठीक है, ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हैं झारखंड मेरा सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना तो ये दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगा के जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नोट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए हम लोग के पास पेपर 1 का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पेपर 2 हिंदी का मिल जाएगा और पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी है, होम साइंस है, सोशलॉजी इन सभी का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे प्राप्त करना नहीं करना, तो देखिए चलिए आप लोगों को प्रक्रिया बताते हैं। देखिए एक नंबर दे रहे हैं 8789125229 है ना। इस नंबर पर आपको क्या करना, 200 कितना करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सअप नंबर में भेज देना है। उसके बाद आप लोग भेज के बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1, पेपर 2 हिंदी और पेपर 3 में देखिए आपका सोशलॉजी है, साइकोलॉजी, होम साइंस, जिसको भी चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ आप लोग बता दीजिएगा। उसका जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप लोग ज़रूर मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा, नहीं तो फिर बहुत पछताइएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग करके जाइएगा। देखिए नोट्स भी आप लोग नोट्स देखिए हम लोग को मिलेगा, पेपर 1 का मिलेगा, पेपर 2 हिंदी का मिलेगा और पेपर 3 में साइकोलॉजी हो गया, सोशलॉजी हो गया, होम साइंस हो गई, इन सभी का मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं देखिए एक नंबर दे रहे हैं, वही नंबर है, वही प्रक्रिया है 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसके बाद आप लोग बता देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, पेपर 2 हिंदी का चाहिए या फिर पेपर 3 में साइकोलॉजी है, होम साइंस है, सोशलॉजी है, जिसको भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। 2 मिनट के अंदर में जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का फ़ी है दोस्तों 200। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और आप लोग बताइए 130 में आप लोग को कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट करके जितने कोई भी देखिएगा आप लोग रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग तो लाइक करना भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है ना, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक जोहार एग्जाम नए होंगे तो बोले कि जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग को वीडियो आएगा, ठीक है, क्लासेस आएगी तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।